वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की डायरेक्शन के बाद भी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के मुद्दे के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी भी बरकरार रखा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का आदेश मानना पड़ेगा या हमें भी अब किसी परमानेंट मेंबर के सपोर्ट की जरूरत है। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत और इजराइल के रिश्तों को जो मजबूत किया है, जो दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने इजराइल के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर क्या बोला है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में इंडियन एयरफोर्स ने ले एयरपोर्ट को लेकर कुछ गंभीर बातें बोली हैं, जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इनके सदस्य देशों से मदद मांगी है। ये जानना इंटरेस्टिंग है कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर्स इस मसले के ऊपर भारत का कुछ बिगाड़ पाते हैं या फिर नहीं, और एक्चुअल में रूल्स क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के काम करने का क्या तरीका है, इस पर भारत को क्या आगे को देखने को मिल सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर लिखकर इंडस वाटर ट्रीटी के मसले पर मदद मांगी है और भारत की शिकायत की है कि भारत उनके हिस्से का पानी उनको नहीं दे रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक की अगुवाई में दोनों देशों ने 1960 में ये ट्रीटी साइन की थी। इसके साथ ही पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया चनाब रिवर के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है जो पानी का रुख हमेशा के लिए मोड़ सकते हैं, और भी काफी सारे भारत के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और इस लेटर में काफी दलीलें दी गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ये मुद्दा पहली बार किसी इंटरनेशनल मंच के ऊपर उठाया है। इससे पहले पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास भी गया था और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भी गया था। उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट तो किया था, लेकिन भारत ने इनके फैसले इलीगल करार देते हुए रिजेक्ट कर दिए थे और कहा था कि ये बायलैटरल मुद्दा है, इसलिए हम इसमें किसी भी देश की दखल नहीं लेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कर क्या सकता है। क्या परमानेंट देश भारत को इंडस वाटर ट्रीटी फॉलो करने के लिए फोर्स कर सकते हैं? तो इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को जो फॉर्मल लेटर लिखा है, इससे पाकिस्तान चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग करवाई जाए और बाकी देश मीटिंग में भारत के ऊपर दबाव डालें। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त साल 2025-26 टर्म के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान इस मुद्दे को बार बार यूनाइटेड नेशंस के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के एक भी देश से पाकिस्तान को मदद मिलते नहीं दिखाई दे रही है। पाकिस्तान भले इस मामले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास गया हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स और यूएन के नियमों के मुताबिक भारत के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी के लिए कोई दबाव बनाना ये लगभग नामुमकिन है। अब इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला फैक्टर है वीटो पावर का फैक्टर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी बड़ा बदलाव या बाइंडिंग बाध्य करने वाला फैसला या रेजोल्यूशन तभी पास हो सकता है जब 5 परमानेंट मेंबर्स उसके लिए राजी हो जाएं, जबकि भारत के रशिया और फ्रांस के साथ काफी मजबूत संबंध है। इस बात पर तो अमेरिका और यूके भी भारत के साथ आ जाएंगे। पाकिस्तान अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाने की कोशिश भी करता है जो इंडस वाटर ट्रीटी और भारत के खिलाफ हो, तो फिर भारत के मित्र देश उसको वीटो कर लेंगे। अब दूसरा कारण है बायलैटरल इशू, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आमतौर पर उन्हीं मुद्दों के ऊपर एक्शन लेता है जहां पर ग्लोबल पीस और कई देशों की सिक्योरिटी को तुरंत खतरा हो। 2 देशों के बीच वाटर ट्रीटी जैसे मुद्दों के ऊपर आज तक सिक्योरिटी काउंसिल ने कभी भी इंटरवेंशन नहीं की है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी का भी मसला नहीं है। पाकिस्तान इसको युद्ध से जोड़कर देख रहा है और एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है और वार्निंग दे रहा है कि इसके कारण रीजन में जंग हो सकती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे मुद्दों में कभी दखल नहीं देती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद का। भारत ने आतंकवादी गतिविधियों के कारण ये ट्रीटी अबेयंस में डाली है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने अचानक से एक दिन डिसाइड कर लिया कि हमारा पानी वेस्ट हो रहा है तो हम ये रोक रहे हैं। भारत 1960 से ही ट्रीटी का सम्मान करते आ रहा था, लेकिन बार बार भारत के खिलाफ आतंकी हमलों में इन्वॉल्वमेंट के चलते भारत ने पाकिस्तान के साथ ये ट्रीटी अबेयंस में डाल दी है। ऐसे में कई देश इसके ऊपर भारत को गलत ठहराने की पोजीशन में भी नहीं है। कहने का मतलब है कि लीगल या प्रैक्टिकल दोनों तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये लेटर भेजने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ये बस इस मुद्दे के ऊपर इंटरनेशनल अटेंशन को खींचने के लिए किया जा रहा है, ताकि दूसरी कंट्रीज के सामने थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की मेन ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी और इजराइल को लेकर, जो कि एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी का इजराइल के प्रति जो ब्लाइंड डिवोशन है, इजराइल को प्रधानमंत्री मोदी जो अंधा समर्थन करते हैं, ऐसा करना भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दुनिया भर में अमेरिका और ईरान के बीच जो MOU पीस एग्रीमेंट का स्वागत किया गया था, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है और क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे, भारत को भी बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन इजराइल की एग्रेसिव बयानबाजी और इजराइल के एक्शंस इस पीस डील के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जयराम रमेश ने आरोप भी लगाया कि सरकार देश के हितों को छोड़कर इजराइल के इस बर्ताव और रुख के ऊपर बस इसलिए चुप बैठी है क्योंकि मोडानी यानी मोदी प्लस अडानी, इनके एम्पायर के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अडानी के इजराइल के अंदर बिजनेस इंटरेस्ट खराब ना हो जाएं, इसलिए भारत की सरकार और मोदी सरकार इजराइल का विरोध नहीं कर रही है। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का। अब ये लोग चाहते हैं कि भारत इजराइल का विरोध करे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि कल को अगर इनकी पार्टी सरकार में आ जाती है तो फिर उस समय भारत और इजराइल के रिलेशंस किस डायरेक्शन में जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि कल को अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा से बनती है तो उस समय भारत और इजराइल की दोस्ती का क्या होगा? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स के लद्दाख सेक्टर से, जो कि चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स एक मेजर प्रॉब्लम फेस करने लगी है। रेफरेंस के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश आर्टिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने ले एयरफोर्स स्टेशन की सिक्योरिटी और ऑपरेशनल प्राइवेसी को लेकर एक बहुत ही सीरियस कंसर्न और गंभीर चिंता जताई है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले एयरपोर्ट के अंदर ऑपरेशनल जोन्स और सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज की फोटोज और वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। जो लोग ले एयरपोर्ट की वीडियो साझा कर रहे हैं उनमें एयरपोर्ट के डिफेंस जोन के भी विजुअल शेयर किए जा रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा और खुफिया जानकारियों को बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, गैर कानूनी बिल्डिंग्स और ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, वो तो पहले ही फ्लाइट ऑपरेशंस और एयरपोर्ट के एक्सपेंशन प्लान्स और दूसरा रनवे बनाने के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट की है कि ले एयरपोर्ट का जो डिफेंस जोन है वहां पर बिना इजाजत के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के ऊपर सख्त बैन लगाया जाए। नई SOPs बनाई जाएं और बिना अप्रूवल के CCTV कैमरास लगाने के ऊपर भी आसपास रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं। इंडियन एयरफोर्स ने ये कंप्लेंट इसलिए की है क्योंकि ले एयरपोर्ट एक डुअल पर्पस एयरपोर्ट है। सेना भी इसको इस्तेमाल करती है और सिविलियन फ्लाइट्स भी यहीं पर ऑपरेट होती हैं। एयरपोर्ट की ओनरशिप और कंट्रोल पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स के पास है, लेकिन इसका एक हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया द्वारा सिविल फ्लाइट्स और सिविल पैसेंजर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सियाचिन और चाइना के साथ लद्दाख एलएसी के चलते ये एयरपोर्ट और पूरे का पूरा ले एयरफोर्स स्टेशन इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है। मगर टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ सिविलियंस इस एयरपोर्ट की पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा शेयर करने लगे हैं और वो वीडियोस आमतौर पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में एयरपोर्ट के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम्स, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, रडार्स या जो बाकी का डिफेंस इक्विपमेंट वहां पर डिप्लॉयड है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और डायरेक्शंस किस तरफ है, ये भी, और साथ साथ में इंडियन एयरफोर्स के कौन से फाइटर जेट्स, कौन से एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स, कौन कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट के ऊपर पार्क्ड है, एयरपोर्ट के ऊपर क्या सामान लोड अनलोड हो रहा है, ये सब लोगों की वीडियोस के अंदर कैप्चर हो रहा है। चाइना और पाकिस्तान कल को अगर भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ बैटल प्लान रेडी कर सकते हैं, या फिर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन भारत के खिलाफ कर सकते हैं, ले एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने ले एयरपोर्ट के अराउंड वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के ऊपर चिंता जताई है और इसके ऊपर सख्त रोक लगाने की मांग की है। वैसे इंडियन एयरफोर्स को ये मांग करनी पड़ रही है, उससे ज्यादा हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब भी लेह लद्दाख जाएं तो जो भारतीय सेना की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स के जो मिलिट्री एयर बेसेस हैं, इनकी फोटोज या वीडियोस हम कभी भी शूट ना करें। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा करता है तो प्लीज उसको भी रोकें, और अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो उनको रिपोर्ट करिए। अब इसके बाद बात करते हैं भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के कारण भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ते जा रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लेटेस्ट डेटा रिलीज कर दिया है। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 12 जून को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $9.99 बिलियन यानी ऑलमोस्ट $10 बिलियन नीचे गिर गया है। अब इतनी बड़ी $10 बिलियन की गिरावट के साथ अब भारत के नेट फॉरेक्स रिजर्व्स $671 बिलियन के ऊपर आ गए हैं। अब इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह गोल्ड रिजर्व्स यानी कि सोने के भंडार में आई $10.7 बिलियन की भारी कमी बताई जा रही है।
जबकि फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में $846 मिलियन की हल्की बढ़ोतरी देखी गई थी। हालांकि इस गिरावट के बाद भी आरबीआई गवर्नर के मुताबिक भारत का फॉरेक्स बफर काफी मजबूत स्थिति में है। देश का 11 महीने का इंपोर्ट बिल भरने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स भी पर्याप्त मात्रा में देश के पास है। अब ये गोल्ड रिजर्व्स में जो गिरावट आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई ने अपना सोना बेच दिया है, बल्कि ये पूरी तरह से वैल्यूएशन लॉस है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की कीमत में बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में हाल ही में सोने के दाम लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। उसी वजह से डॉलर के मुकाबले भारत के पास मौजूद सोने की टोटल वैल्यू कम हो रही है। आरबीआई का फिजिकल गोल्ड स्टॉक 880.5 टन यानी कि जितना पहले था वो अभी भी बरकरार है और बिल्कुल सुरक्षित और स्टेबल बढ़ा हुआ है। उसमें से 1 ग्राम सोना भी नहीं बेचा गया है। सेम इसी तरह से अगर आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम फिर से बढ़ जाते हैं, भारत के गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू भी उस नए सोने के दाम बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी और फिर उस केस में भी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ऊपर आएंगे।